सभी देवियों और सज्जनों को मेरा प्रणाम। आज की टॉपिक में हम बात करेंगे बिग बैंग और बिग ब्लूम की। बिग बैंग का अर्थ है एक बड़ा धमाका जिससे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये एक आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा है। और बिग ब्लूम जिसका अर्थ है ब्रह्म कमल, ये एक प्राचीन भारतीय अवधारणा है। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र सिंह मलिक है और मैं इन पुस्तकों का लेखन कर चुका हूँ जिसका नाम है बियॉन्ड कॉमन सेंस। इसका हिंदी में अनुवाद करके मैंने पुस्तक लिखी प्रज्ञान ब्रह्म, और एक पुस्तक है साइंस ऑफ योग और योग विज्ञान। इसके अलावा भी एक दो और पुस्तकें मैं लिख चुका हूँ। मैंने 23 वर्ष तक भारतीय वायुसेना में एज ए विंग कमांडर और एज ए फाइटर पायलट काम किया। उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद मेरे गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा से मैंने दीक्षा ली। इसके बाद इसके साथ ही मैं इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन भारतीय पर्वतारोहण संस्थान का डायरेक्टर भी रह चुका हूँ, और वायुसेना में भी मैं एयरफोर्स एडवेंचर का डायरेक्टर रह चुका हूँ। मैंने पीएचडी की है एडवेंचर टूरिज्म साहसिक पर्यटन भारतवर्ष में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मैं दूर दूर कई जगहों की यात्रा कर चुका हूँ, जैसे कैलाश मानसरोवर है, अंटार्कटिका है, और काफ़ी पर्वतों पे पर्वतारोहण कर चुका हूँ, जैसे कि स्तोक कांगड़ी है, माउंट एल्ब्रस है, माउंट किलिमंजारो इत्यादि। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिवर्स क्या है और जगत क्या है। इसके बाद बिग बैंग अर्थात बड़े धमाके की अवधारणा क्या है उसको हम जांचेंगे, और उसके कुछ कुछ जो की कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस और नेचर के बारे में, बिग ब्लूम, मूल प्रकृति, महत्व का सिद्धांत, और इस जगत के संचालन का कारण, और इस ब्रह्मांड की कैसी शेप है इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके बाद आपके कुछ प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट्स में उनको लिख सकते हैं और मैं उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जब से मानव जाति ने सोचने की शक्ति प्राप्त की है, हम हमेशा से ये सोचते आए हैं कि हम कौन हैं, हमारे आसपास का ये वातावरण क्या है, किस चीज़ का बना है, और हम कहाँ से आए हैं। और इन चीज़ों का हम पता चलाते हैं धर्म से या दर्शन से, फिलॉसफी से, ज्ञान से, या अलग अलग पंथ जिसको हम रिलीजन कहते हैं, वो अपने अपनी इंटरप्रिटेशन से सबको बताते हैं कि ये संसार कैसा है। इसके अलावा विज्ञान ने भी बहुत सारी खोजें की हैं और विज्ञान भी अपना पक्ष रखना चाहता है। अगर हम रात के आसमान की तरफ देखें तो ऐसा प्रतीत होगा कि आप अभी का समय नहीं देख रहे हैं बल्कि एक इतिहास को देख रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश हम तक पहुंचता है उसको हम तक पहुंचने में समय लगता है। हमारा जो सबसे नज़दीकी तारा है जिसको हम प्रोक्सिमा सेंटूरी के नाम से जानते हैं, वो है 4.24 लाइट ईयर्स अवे। इसका अर्थ है कि 4 साल पहले जो लाइट वहाँ से चली थी उसको अब हम देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी आकाशगंगा है, उसका जो केंद्र है वो 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका भी अर्थ यही है कि अगर हम आज जिस आकाशगंगा के केंद्र को देखेंगे वो 26,000 साल पहले ऐसा था, वो आज नहीं है ऐसा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो 2.537 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है, तकरीबन 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर।
और दूर से दूर की जो भी कोई चीज़ हमने देखी है वो है 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम फिजिकली, शारीरिक रूप से नज़दीक के ब्रह्मांडीय पिंड जो कि चंद्रमा है, वहाँ तक पहुँचने में 3 दिन लेते हैं। अगर हम मार्स पे जाने की कोशिश करेंगे, जब मार्स सबसे नज़दीक होगा तो कम से कम 7 महीने लगेंगे। फिजिकल ट्रैवल टू द इनर एज ऑफ सोलर सिस्टम, मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी जो परिधि है उसको कहते हैं उर्थ क्लाउड। वहाँ तक जाने में हमें 300 साल लगेंगे और इसके आगे जाने में लगभग लगभग 30,000 साल भी लग सकते हैं। ये चित्र ये दर्शाता है कि अभी तक जितने भी टेलीस्कोप बने हैं, जैसे कि हबल और अभी सबसे नवीनतम टेलीस्कोप जेम्स वेब, वो इस ब्रह्मांड को कितनी गहराई में देख सकते हैं। और गहराई में देखने का एक अर्थ ये भी है कि वो इस ब्रह्मांड को कितने प्राचीन समय तक देख सकते हैं। और ये मानचित्र दिखाता है कि अभी तक ब्रह्मांड में जो देखी गई गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, वो तकरीबन तकरीबन 56,000 हैं और इससे भी अधिक हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स और जगत के कंसेप्ट की। यूनिवर्स, जैसा कि नाम ये दर्शाता है, यूनि मतलब एक, वर्स मतलब छंद। छंद जैसे एक किसी कविता का एक पद्य होता है, उसको भी हम कहते हैं। गीता में 15वें अध्याय में पहला श्लोक है, ऊर्ध्व मूलम मध्य शाख मस्तथम प्राहुर्व्ययम छंदसि यस्य पर्णनि यस्तम वेद स वेदवित। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ब्रह्मांड एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और जिसकी ब्रांचेज जो हैं नीचे की तरफ हैं, शाखाएं जो नीचे की तरफ हैं। और ये जो वर्सेस हैं और छंद जो हैं, ये पेड़ के पत्तों की तरह हैं। जो इस बात को जानता है वही सही में ज्ञानी है। यस्तम वेद स वेदवित्, जिसको इसका ज्ञान है वही वेदों को जानने वाला है या वही इस ज्ञान को जानने वाला है। अब हम बात करते हैं जगत की। जगत शब्द जय और गत की संधि से बना है। जय शब्द से बनने वाले शब्द हैं जय, जल, ज्ञान, जात, जगत, संज्ञा, युज, यज्ञ, योग, योगी, जन्म, जनन, जननी। ये सभी शब्द हैं जो जय शब्द से निकले हैं। और जय शब्द का मुख्य रूप में ज्ञान में या ज्ञान में इस्तेमाल होता है। यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तद्महम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम। श्री कृष्ण कहते हैं जो सभी चीज़ों का अस्तित्व है, जो सभी अस्तित्व का मूल है, वो मैं हूँ। हे अर्जुन, उसके अलावा कोई नहीं है। कोई भी चेतन या जड़ कुछ भी मेरे बिना नहीं रह सकता, नहीं अस्तित्व में रह सकता। चर और अचर का मतलब है जड़ और चेतन। अब हम विचार करते हैं फिलॉसफी पे। प्लेटो यूनान के एक महान दार्शनिक थे और जो यूनानी दर्शन है वो भी भारतीय दर्शन के समान ही है। प्लेटो भी ये मानता था कि जो सोल है वो इमोर्टल है, मतलब अमर है, आत्मा अमर है। इसके अलावा वो
एक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जो कि दिखता है और जो नहीं दिखता है, इसके बारे में भी समझता था। वो कहता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, जिनको कि डिफाइन नहीं कर सकते, जिनको बता नहीं सकते, लेकिन वो जो फिजिकल वर्ल्ड है उसका कारण है वो चीज़ें। और इसके अलावा वो प्रिंसिपल्स ऑफ हाईएस्ट गुड, सनम बोनम के बारे में लिखता था। और गॉड शब्द भी गुड शब्द से ही निकला है, और उसके हिसाब से सबसे हाईएस्ट रियलिटी है वो है गुड, मतलब हाईएस्ट गुड। हाईएस्ट गुड सभी चीज़ों का कारण है, और उसी के कारण से पूरा संसार बना है। नाउस जो है उसको यूनिवर्सल माइंड कहते हैं। उसके नीचे आता है वर्ल्ड सोल, पूरे संसार की एक आत्मा। उसके नीचे आती है इंडिविजुअल सोल, जीव की आत्मा। और उसके नीचे आता है फिजिकल वर्ल्ड की ये जगत। तो इसी प्रकार से जो वर्ल्ड सोल है वो समझ लीजिए कि हिंदू दर्शन में जो ब्रह्म के बारे में हम बात करते हैं उसको दर्शाता है। और नाउस जो है वो महत के बारे में हम बात करते हैं उसको दर्शाता है। और गुड जो है, जो हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, उसको दर्शाता है। इसके अलावा यूनान में बहुत साल पहले एक फिलॉसफी थी जिसका नाम था एटॉमिज्म। वो डेमोक्रिटस ने दी थी 460 साल पहले ईसा के। और वो ये कहता था कि ये जो आकाश है वो बहुत, वो पूरा का पूरा खाली है, और इनफाइनाइट नंबर के एटम से बना है, जो कि सभी लोगों को बनाते हैं। हम सब लोग एटम्स के ही बने हुए हैं। एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, उसके आगे उनको डिवाइड नहीं कर सकते, और वो कंप्रेस भी नहीं किया जा सकते। एंड दे ऑल फिल द स्पेस दे ऑक्यूपाई, एक एरिया में रहते हैं। एटम्स जो हैं होमोजीनियस होते हैं, बट उनकी अलग अलग प्रकार हो सकती हैं, अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं, और पोजीशन हो सकता है। और उसका ये भी मानना था कि आत्मा भी एटम्स की ही बनी है। और अगर उससे बात की जाए कि फ्री विल क्या है, फ्री विल मतलब हमारी जो इच्छा शक्ति है वो कहाँ से आती है, तो वो कहता था कि ये जो एटम्स वाइब्रेशन करते हैं तो इनके हिलने से ही इच्छा शक्ति पैदा होती है। और आजकल के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो एटॉमिज्म पे ही विश्वास करते हैं, आत्मा पे विश्वास नहीं करते हैं। और हाइजेनबर्ग ने भी एक थ्योरी दी थी अनसर्टेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी में, उसने भी एटॉमिज्म की थ्योरी का प्रयोग किया है। एक फिलोसोफर थे रेने दिकार्त। रेने दिकार्त ने मैकेनिस्टिक यूनिवर्स की एक अवधारणा रखी। उसके हिसाब से पूरा ब्रह्मांड जो एक मशीन की तरह काम करता है, और इसको समझने के लिए गॉड की कोई आवश्यकता नहीं है या भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक ईसाई था, लेकिन जो उन्होंने फिलॉसफी जो रखी उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो नास्तिकतावाद में विश्वास रखते थे। इसके अलावा एक फिलॉसफर थे हेनरी मूर, और वो कहते थे कि जितने भी ब्रह्मांड के पिंड हैं, जो मैटर है ब्रह्मांड में, वो स्पिरिट से गाइड होता है। एंड जो स्पिरिट से जो गाइड किया जाता है वो ईश्वर की मर्जी के हिसाब से होता है। अब हम बात करेंगे विज्ञान के आधुनिक सिद्धांत की, जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और ये थ्योरी का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमित्र। जॉर्ज लेमित्र थे जो ईसाई पादरी थे, और इन्होंने फिजिक्स में एमएससी कर रखी थी। इन्होंने एक थ्योरी लिखी जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इनका पेपर जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था प्राइमेवल एटम, मतलब कि प्राचीन अणु के सिद्धांत के नाम से।
और इसके बारे में हम बात करेंगे अब। लेकिन बाद में ये जो थ्योरी थी प्राइमेवल एटम की थ्योरी बिग बैंग थ्योरी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। आइए अब हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की या बड़े धमाके की अवधारणा। ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में जॉर्ज लमित्र ने ये बात कही कि ब्रह्मांड की विकास की तुलना आतिशबाजी के प्रदर्शन से की जा सकती है, जिसमें राख और धुएं के कुछ कण अभी अभी खत्म हुए हों। ठंडी राख पर खड़े होकर हम सूर्यों को लुप्त होते हुए देखते हैं और दुनिया की उत्पत्ति की लुप्त हो चुकी चमक को याद करने की कोशिश करते हैं। मेरे विचार से उनकी ये अवधारणा ब्रह्मांड के शुरुआत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मांड की शुरुआत के समय में किरणें, छोटे छोटे कण, उसके बाद परमाणु और अणु और आजकल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बनने का कार्य शुरू होगा। इसके बाद ही हम राख और धुएं और इन सब चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं, न कि एकदम शुरुआत में। जब जॉर्ज लेमित्र ने सबसे पहले अपने पेपर को प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा, वी मे स्पीक ऑफ दिस इवेंट एज ऑफ ए बिगिनिंग। आई डू नॉट से ए क्रिएशन। Physically, it is a beginning in the sense that if something happened before, has no observable influence on the behavior of our universe. वो कहते थे कि ये कोई क्रिएशन नहीं थी, जैसे कि क्रिश्चियन मत कहता है कि ईश्वर ने जगत की रचना की है। वो कहते थे कि ये एक शुरुआत थी और इससे पहले अगर कुछ भी रहा होगा तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है आज के ब्रह्मांड के ऊपर। उन्होंने आगे भी कहा, द क्वेश्चन इफ इट वॉज रियली बिगनिंग और रादर ए क्रिएशन, समथिंग स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, इज ए philosophical question which cannot be settled by physical or astronomical considerations. उनका मानना था कि ये प्रश्न कि ये क्रिएशन थी कि शुरुआत थी या कुछ जो बना शून्य से ही सब कुछ निकला है, ये एक दार्शनिक प्रश्न है और इसको देखकर या विज्ञान के माध्यम से इसको देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जॉर्ज लेमित्र ने बाद में कहा कि ये जो फिजिकल यूनिवर्स है, ये जो जगत है, ये शुरुआत में एक छोटा पार्टिकल था जिसको उसने प्राइमेवल एटम का नाम दिया और वो डिसइंटीग्रेट हो गया एक बड़े धमाके के साथ, गिविंग राइज टू स्पेस एंड टाइम। और उसी धमाके के साथ ही पूरा का पूरा अंतरिक्ष बना और समय भी बना। ये जो एक्सपेंशन हुआ था, ये धमाका हुआ था, ये लगभग लगभग 2 बिलियन साल पहले हुआ था और अभी भी ये बहुत ही त्वरित गति से फैल रहा है। तो अभी जो हम यूनिवर्स की जो एज है वो 13.8 बिलियन ईयर्स आंकते हैं, लेकिन उस समय पे जब उसने लेक्चर दिया था और पहला पेपर उसने पब्लिश किया था तो 2 बिलियन ईयर्स उन्होंने यूनिवर्स की उम्र बताई थी। बिग बैंग की जो धारणा है वो एक गलत अवधारणा पे बेस्ड है। क्रिश्चियन कंसेप्ट है कि क्रिएशन जो शुरुआत हुई है उसकी एक से हुई है, इसीलिए जॉर्ज लेमित्र ने भी कहा एक एटम तो पहले रहा होगा, एक एटम से ही दूसरा बना है और तीसरा बना है और उसका ही विस्फोट विस्फोट हुआ है। लेकिन एक अवधारणा थी एक्स निहिलो क्रिएशियो, क्रिएशन फ्रॉम नथिंग, मतलब शून्य से सब कुछ बनना, ये एक अवधारणा है। लेकिन वो जिस बात में बिलीव करता था उसको कहते हैं एक्स निहिलो निहिल फिट। वो कहता है कि ओनली नथिंग कैन ओरिजिनेट फ्रॉम नथिंगनेस, शून्य से केवल शून्य ही बन सकता है, कुछ और नहीं बन सकता। हाउ कैन इनफाइनाइट यूनिवर्स एग्जिस्ट इनसाइड ए फाइनाइट एटम? दिस इज द क्वेश्चन which is against his logic. The argument from finite size is one of Zeno's paradoxes.
ग्रीक फिलोसोफर जीनो ने एक आर्गुमेंट दिया था फाइनाइट साइज का कि फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे एक दूसरे में समा सकते हैं, क्योंकि अगर इनफाइनाइट फाइनाइट में है तो फाइनाइट भी इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अभी भी आजकल के विज्ञान, जैसे कि आप इस न्यूज़पेपर को देख सकते हैं, ये कहता है ए मिनिएचर यूनिवर्स शोज पार्टिकल्स में एमर्ज आउट ऑफ एम्प्टी स्पेस। तो आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो भी लेमित्र के इस प्रिंसिपल का खंडन करता है कि सबसे पहले एक एटम रहा होगा, क्योंकि अभी भी अगर कुछ छोटे छोटे अणु परमाणु अगर एम्प्टी स्पेस से निकल सकते हैं, बन सकते हैं, तो जब वो बन सकते हैं तो पूरा ब्रह्मांड भी ऐसे ही शून्य से बन सकता है। इसके अलावा जो ये अवधारणा थी, इसमें स्पेस के बारे में बहुत ही आर्बिट्रेरी अजम्पशन हुए, जो कि आर्बिट्रेरी कह सकते हैं क्योंकि उस समय के लिए उन्होंने मान लिए कि ऐसा ही होगा। जैसे कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सिंप्लीफिकेशन के लिए ये अज्यूम किया गया है कि जो स्पेस है वो होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक है। इसका मतलब है वो हर जगह ऐसा ही है जैसा यहाँ पे है। इसका एक अर्थ ये भी है कि ये जो स्पेस है ये पतला और मोटा नहीं है, ये खालीपन है, तो ये खाली ही हर जगह रहा होगा। इसके अलावा ये जो स्पेस है वो एक बलून के सरफेस की तरह है और ऐसी इस तरह से फैला हुआ है, इसका कोई सेंटर नहीं है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचते हैं तो ये बात समझ में आती है कि कोई ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है हमारे आसपास जिसका कोई केंद्र ना हो, जिसका कोई सेंटर ना हो। इज इट पॉसिबल लाइक दिस? क्या हमारे आसपास का अंतरिक्ष वास्तव में होमोजीनियस है? अब हम इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे सोलर सिस्टम को देख के। सबसे पहले सोलर सिस्टम में जो सूर्य का द्रव्यमान है उसका मास है वो 99.86% है, और जितने बाकी प्लैनेट्स हैं उसके आसपास जो घूमते रहते हैं उन सब का मास केवल 0.14%, मतलब 0.14% है। और वेदों में कहा गया है कि सूर्य से जो शक्ति निकलती है उसको उषा कहते हैं, और वो उषा ही सब प्लैनेट्स को बांध के रखती है, जैसे कि एक रथवान अपने घोड़े को लगामों से बांध के रखता है। सौरमंडल से हम आगे चलते हैं तो उससे बड़ा स्ट्रक्चर हमें मिलता है आकाशगंगा। मिल्की वे आकाशगंगा के सेंटर में एक स्टार है जिसको कहते हैं सेजिटेरियस ए स्टार, और इसी तारे को कहते हैं सवितुर। सवितुर से एक शक्ति निकलती है जिसको कहते हैं सविता, और ये सविता ही सारे तारों को बांध के रखती है। इसको जो ऋग्वेद में इसके ऊपर श्लोक है उसका अर्थ है सविता हैज फिक्स्ड द अर्थ विद fetters. Suvita has made the heaven firm in a plural place where there was no sport. Suvita has milked the cloud of the firmament with the indestructible ether like holding the trembling horses. इन जैसे लगाम से घोड़ों को पकड़ा जाता है, जैसे किसी रथ के पहियों को उनके बीच के फेटर्स उनको होल्ड करके रखते हैं, इसी प्रकार से सुविता इस पूरे अंतरिक्ष में सभी तारों को बांध के रखती है। अगर हम आकाशगंगा से आगे चलें तो जैसे हमें मानचित्र में देखा था 56,000 आकाशगंगाएं हैं, उनको भी कोई न कोई शक्ति बांध के रखती है, और ऐसी शक्ति को कहा गया है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति एक अनुमानित आकाशगंगाओं के केंद्र से सभी आकाशगंगाओं को कंट्रोल करती है। तो अब हम इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो स्पेस है वो होमोजीनियस है कि नहीं है। कोई एक कॉस्मिक सेंटर है, उससे सारे की सारे गैलेक्सीज जो होती हैं वो कंट्रोल होती हैं। उसके बाद
एक गैलेक्सी होती है, उसके अंदर सविता सबको तारों को कंट्रोल करती है। उसके बाद कोई सोलर सिस्टम है तो उसके अंदर उषा उनको कंट्रोल करती है। और ये सारे के सारे ग्रह और तारे एक स्पेस के मध्य से होते जाते हैं और इस स्पेस की डेंसिटी बदलती रहती है किसी भी मैटर के आसपास होने से। होमोजेनियस स्पेस के बारे में जो फोर्सेस हैं ऊषा, स्विता और भग या क्रिया शक्ति, उसके बारे में ऋग्वेद में अलग-अलग जगह पे लिखा गया है। ब्रह्मा स्विता इज गोल्ड हैंडेड spread between two regions of heaven and earth, dispels pain, and where sun spreads the sky with control and radiance, destroying darkness. इसके अलावा स्वीत, जैसे हमने कवर किया था पहले, स्वीता हैज फिक्स्ड द अर्थ विद फेटर, स्वीता हैज मेड द हेवन फॉर्म इन द प्लूरल प्लेस। ऋग्वेद के अंदर भी पूरी की पूरी विज्ञान के बारे में ये बातें बताई गई हैं, क्योंकि हमें सारी ऋग्वेद की पूरी भाषा समझ में नहीं आती है। सारे उसकी जो धातुएं हैं संस्कृत के शब्दों की, वो पूरी तरह से समझ में नहीं आती हैं। तो हम ऋग्वेद को नासमझी से हम टाल सकते हैं, लेकिन जितनी भी थ्योरी हैं, अवधारणाएं हैं, वो ऋग्वेद के अंदर पहले से ही मौजूद हैं। इन सब बातों का परीक्षण करने से, चिंतन करने से कुछ प्रश्न जो उठते हैं, अगर हम मान भी लें कि पूरा ब्रह्मांड एक छोटे अणु से या प्राइमिवल एटम से प्रकट हुआ, तो अब ये प्रश्न उठता है कि वो प्राइमिवल एटम कहाँ से आया, किसने बनाया और किसने उसको फोड़ा। और 2 बिलियन या 14.5 बिलियन साल के पुराने यूनिवर्स की हम बात करते हैं, तो किस समय की बात करते हैं? यहाँ किस समय से मेरा मतलब है, अगर अर्थ टाइम की बात करेंगे तो समय अलग है। अगर हम सेजिटेरियस के पास जाएं तो वहाँ पे समय स्लो हो जाता है। तो ये जो स्केल है टाइम का, ये लीनियर स्केल है कि ये कैसा स्केल है? क्योंकि अभी जो अर्थ में समय चल रहा है, मान लिया जब अर्थ नहीं बनी थी, तो सारा का सारा मास सेंटर के पास होगा। सेंटर के पास सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है, और सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है तो टाइम उतना ही स्लो है। तो ये जो मेजरमेंट ऑफ जो टाइम है 14.3 बिलियन ईयर्स, ये एक लीनियर स्केल के ऊपर बेस्ड है, जबकि जो समय की जो गति है वो बदलती रहती है। जैसे जैसे हम मिल्की वे के पास जाते रहेंगे, समय की गति धीमी होती रहेगी। आइए अब इस बात का पता लगाते हैं कि ये यूनिवर्स की जो आयु है, इसका कैसे मापन किया जाता है। इसको मापा जाता है न्यूक्लियो कॉस्मिक क्रोनोलॉजी से। The ages of individual stars in Milky Way can be estimated by measuring the abundance of long-lived radioactive elements such as thorium-232 and uranium-238, then comparing the result to estimate of their original abundance. किसी भी तारे के अंदर थोरियम 232 की मात्रा जो स्पेक्ट्रोग्राफी से हमें पता चल जाती है, और यूरेनियम 238 की मात्रा से हम कंपेयर करते हैं, उनकी हाफ लाइफ कितनी है, कितनी उनकी मात्रा है, कितना अक्षरण हो चुका है, उससे हम उस स्टार की आयु के बारे में पता चला सकते हैं। तो अगर हम इनकी आयु की बात करते हैं, तो एक स्टार है CS31082001, उसकी आयु लगभग 12.5 प्लस माइनस 3 बिलियन ईयर्स आई है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है, ये है फॉर्मेशन ऑफ हैवियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। इस कहने का मतलब है, सबसे पहले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बने, उसके बाद एलिमेंट्स बने, एलिमेंट्स के बाद हैवियर एलिमेंट्स बने, मॉलिक्यूल्स बने।
तो हैवियर जो एलिमेंट्स बने हैं ये बहुत बहुत देर बाद बने हैं। जब यूनिवर्स बनने की अवधारणा शुरू हुई थी उसके बहुत बहुत देर बाद बने हैं, और केवल इनकी आयु जान लेने से हमें यूनिवर्स की आयु का पता नहीं चल पाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बिग बैंग हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। ये इस प्रकार की बात हो गई कि हमने आम की उम्र को देख के, आम के पकने को देख के पेड़ की आयु का अंदाजा लगा लिया। अब हम बात करेंगे इंट्रोपी के सिद्धांत की। इंट्रोपी क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन द यूनिवर्स एंड इट मस्ट ऑलवेज इंक्रीज इन ए क्लोज सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में एक कंसेप्ट है एंट्रोपी का, और एंट्रोपी को कहते हैं मेजर ऑफ डिसऑर्डरलीनेस। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइज चीज़ है वो समय के साथ साथ बिखरती जाती है, उसके अंदर डिसऑर्डरलीनेस आती जाती है। और ये यूनिवर्स को एक क्लोज सिस्टम मान के ये हम मिस्टेक करते हैं इसको ऐसा इंटरप्रेट करने की, क्योंकि क्या वास्तव में यूनिवर्स एक क्लोज सिस्टम है जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ फॉलो करता है? अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती जाती है तो अभी तक ये यूनिवर्स ऐसी की ऐसी चलने की बजाय डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, इसको लेस ऑर्गेनाइज्ड हो जाना चाहिए था। इसके अलावा एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि मान लिया किसी समुद्र किनारे कोई रेत का महल बना देता है, तो समय के साथ साथ उसकी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उसको बनाने वाला कोई था, और जो बनाने वाला था उसका कोई मेंटेनेंस करने वाला हो तो वो उसको भी सही रख सकता है। बेसिकली इस सिद्धांत में हम कह रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, जो इंटरप्रिटेशन की कैपेबिलिटी जिसके अंदर है, वो ऑर्डरलीनेस को क्रिएट करती है। और अगर इस ब्रह्मांड में कहीं पे ऑर्डर है तो वो कॉन्शियसनेस की वजह से ही है। सो जो इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस जो है, वो कॉस्मोस के अंदर एंट्रोपी के अगेंस्ट काम करता है एंड उसको ऑर्गेनाइज करता रहता है। आइए अब हम बात करते हैं ऐसी अवधारणा की जिसको कहते हैं इटर्नलिटी अथवा सनातन या शाश्वत। ऐसा माना जाता है कि ये संसार शाश्वत है, हमेशा से ही ऐसा चला आ रहा है। जबकि लॉजिक के अनुसार हर एक चीज की एक शुरुआत होती है। एवरीथिंग हैज ए बिगिनिंग। और जिस चीज की शुरुआत हुई हो वो सनातन नहीं हो सकता। सनातन केवल धर्म होता है जो कि सत्य पर आधारित है और वो बदलता नहीं है। अगर किसी चीज की बिगिनिंग होती है या शुरुआत होती है तो वो सनातन अथवा शाश्वत नहीं होता है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज जो अनंत संख्या जैसे हैं गणित में होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि हमारा जो जीवन काल है वो बहुत ही छोटा है, और अगर हम उससे कंपेयर करेंगे मिलियन एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स तो ऐसा लगेगा कि ये संसार अनंत समान ही है। और जब हम कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड इनफाइनाइट है, तो आइए इन्फिनिटी के बारे में जानते हैं। जो इन्फिनिटी है वो मैथमेटिकल रियलिटी है किसी भी ओपन ओपन सीरीज की। मैथमेटिक्स में एक के बाद दो के बाद, और वो सारे के सारे नंबर चलते जाएंगे, जब तक आप गिनना चाहे गिन सकते हैं। जो इन्फिनिटी का सिंबल है वो शून्य है। शून्य को अगर हम बीच से ट्विस्ट कर दें तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। एक मछली के लिए जो समुद्र में रहती है, छोटी मछली, उसके लिए
पूरा जो ओशन है वो इनफाइनाइट है, और टेडपोल के लिए तो एक लेक भी इनफाइनाइट जैसी प्रतीत होगी। इसी प्रकार से ह्यूमंस के लिए ये जो जगत है ये इनफाइनाइट प्रतीत होता है। जो इनफाइनाइट जो है ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है विच डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ इंटरप्रेटर। अगर पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन कम है तो इसके इसको हम कह सकते हैं कि वी कैन नॉट नाउ कैलकुलेट, अब हम इसको नहीं गिन सकते, तो ये इनफाइनाइट है। It also depends how long you can realize the finite. If the finite is outside the power of interpretation, then it can be treated as infinite. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो केवल फाइनाइट एक्सपेंस के साथ ही लागू हो सकता है। Finiteness ensures that energy is conserved and does not get diluted by the infinite spread. So if the spread is infinite, then the energy gets diluted, it does not remain conserved. So ये जो है ये इन्फिनिटी का सिद्धांत है। संस्कृत में इन्फिनिटी के अलावा एक पूर्णता का सिद्धांत है जिसको कंप्लीटनेस कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में इसको कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्ण उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। It is complete, and this cosmos is complete. The completeness leads to completeness. The completeness of one cosmos is moved out of him. Complete is remains complete. जो ईश्वर है, जो पूर्ण है और जिससे ये पूरा संसार निकलता है वो भी पूर्ण है, इस प्रकार की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में दी गई है। इन्फिनिटी के अतिरिक्त जो शून्य का सिद्धांत है वो भी इन्फिनिटी के जैसा ही है। शून्य का सिद्धांत भी उपनिषदों में ही दिया गया था। शून्य का सिद्धांत कहता है कि जो शून्य है वो है शुरुआत एक पोटेंशियलिटी की बिफोर द मैनिफेस्टेशन। बिफोर द मैनिफेस्टेशन का मतलब है, अगर आप कहेंगे कि शून्य मटेरियल कोई भी चीज़ है वो शून्य है, तो उससे पहले जो एनर्जी है उसका एक्सपेंस है, उससे जो मटेरियल चीज़ें बनती है वो शून्य से शुरुआत होती है, लेकिन शून्य के अंदर बहुत सारी पोटेंशियलिटी छिपी होती है। जिस प्रकार से जो शून्य है वो एक तरफ है और इन्फिनिटी अदर साइड दूसरी तरफ है। हर एक डायमेंशन के रूट में देयर कैन बी जीरो ऑफ दैट डायमेंशन हाइडिंग इन द इन्फिनिटी ऑफ अनदर डायमेंशन। इसका कहने का मतलब है ये जितने भी डायमेंशन मतलब कि विस्तार, जो विस्तार है जैसे कि मास या द्रव्यमान जो कि पूरा मटेरियल है हमारे पास, वो उसका रूट में एनर्जी होती है। एनर्जी के इन्फिनाइट एक्सपेंस होता है। एनर्जी के रूट में स्पेस और टाइम है, और स्पेस और टाइम के रूट में कॉन्शियसनेस है, कंप्लीट कॉन्शियसनेस, पूर्णता, जिससे कि स्पेस और टाइम बनता है। स्पेस और टाइम के थ्रू से एनर्जी बहती है और एनर्जी से पूरा मैटर क्रिएट होता है। तो इस प्रकार ये शून्य और इन्फिनिटी का सिद्धांत बनता है। पुराणों के अंदर जो अवधारणा दी गई है वो भी बिग बैंग जैसी ही है और उसी से मिलती जुलती है। उसमें कहते हैं, ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, हिरण्यगर्भ से, हिरण्यगर्भ मतलब कि एक गोल्डन वूम और या गोल्डन एटम जिसको उसने बोला था, प्राइमेवल एटम उसको बोला था, दो भाग निकले। ऊपर का भाग था द्यूलोक और नीचे का भाग था भूलोक। और ये जो अवधारणा है ये है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे या जो हमारी आकाशगंगा है उसके फॉर्मेशन की अवधारणा है।
ये पूरे ब्रह्मांड के, पूरे जगत के फॉर्मेशन की अवधारणा नहीं है। तत् सर्वशक्ति बीज जड़ प्रकृति वासनाया व्यक्त भाव प्रणव शब्द है दिक् काल अणु अपि तस्य रूपाणी। ये जो ओमनी पोटेंट सोर्स सीड, उसकी एक्सप्रेस्ड फोर्स से, विल से, उसकी वासना के भाव से, उसके इच्छा के भाव से, प्रणव शब्द से स्पेस टाइम मैटर इत्यादि बने हैं। अभी हमने इस बात को जाना कि पुराणिक कंसेप्ट्स में क्या लिखा है, इसके बाद सब चीज़ों की मूल में क्या है। सब मैटर के मूल में एनर्जी, एनर्जी के मूल में समय और आकाश, और समय और आकाश के मूल में है कॉन्शियसनेस और चेतना। तो ये चेतना की नेचर क्या है? ये अव्यक्त है, इसको अव्यक्त कहते हैं, इनडिस्क्राइबेबल भी कहते हैं इसको। जब तक आप चेतन के पास नहीं पहुंच जाते ज़्यादा, उसको आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अंदाज़ा हम लगा सकते हैं लॉजिकली, रीजनिंग से, कि जैसे जैसे हमारी चेतन, हमारे अंदर चेतना है, वैसे ही इस ब्रह्म की चेतना है। और ब्रह्म की चेतना से भी आगे एक है पार ब्रह्म। पर ब्रह्म कहते हैं उसको, परमेश्वर कहते हैं, उसकी चेतना है। लेकिन पर ब्रह्म एक ऐसी चेतना है जिसके अंदर तीन ईश्वर रहते हैं। सबसे पहले, सबसे महान जो हैं, सबसे आदि देव, उनको कहते हैं महेश्वर, और वो एग्जिस्टेंस का कारण है, वही शक्ति को पैदा करते हैं। और उसी शक्ति से विष्णु पैदा होते हैं, उसी कॉन्शियसनेस का पार्ट हैं, ग्रेट कॉन्शियसनेस का पार्ट हैं विष्णु। उनको भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि भग शब्द का मतलब है भय से प्रकाश, और गमन, गम धातु से बना है, प्रकाश का गमन करने वाले। क्योंकि मूवमेंट ऑफ लाइट होती है, और मूवमेंट ऑफ लाइट जैसी होती है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रकाश फैलता है, और पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्रिया शक्ति से पूरा ब्रह्मांड घूमता है। और ब्रह्मांड के घूमने से बेसिकली जो ब्रह्मांड का मोशन होता है, उसी से हमें टाइम का अंदाज़ा आता है, और उसी के कारण पूरा जगत एग्जिस्ट कर पाता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन भी घूमना बंद कर दे, उस अगर क्रिया शक्ति ना हो और इलेक्ट्रॉन भी घूमना बंद कर दे, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो पूरे ब्रह्मांड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। आज तक साइंटिस्ट इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता किस शक्ति से है। और इलेक्ट्रॉन घूमता है क्रिया शक्ति से, और क्रिया शक्ति पूरे ब्रह्मांड के अंदर जीरो पॉइंट एनर्जी के रूप में फैली हुई है। इसके बाद आता है स्पेस कॉन्शियसनेस, ब्रह्म। और ब्रह्म का साथ देती है सरस्वती, मतलब नॉलेज पावर। और इन सब के मेल से बनता है प्राइम कॉन्शियसनेस, जिसको कहते हैं पर ब्रह्म परमेश्वर। इन तीनों के मेल से वो पर ब्रह्म परमेश्वर बनता है। तो इस प्रकार कॉन्शियसनेस का ये स्ट्रक्चर बनता है। और इसको थोड़ा थोड़ा हम समझ सकते हैं, ज़्यादा समझने के लिए इसके बहुत समीप जाना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड को चलाने वाले को कहते हैं वैश्वनर। वैश्वनर पुरुष सूक्त में लिखा गया है ऋग्वेद में, एतवानस्य महिमातो जायांश पुरुष है पादोश्य विश्वा भूतानि त्रिपादश्यामृतम दिवी। The scope and importance of Virat Purush are the vast. All beings are in one part of the Supreme Person, and he has infinite space in other three parts. So this also coincides with the observation of modern science. I will just cover that. विज्ञान की अवधारणा के अनुसार 68%
ऑफ दिस यूनिवर्स इज डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है 27%। पृथ्वी को मिला के जितनी भी ऑब्जर्वेबल चीज़ें हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट से भी हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, और सब मैटर को मिला के ये सब बनता है लेस देन 5%, जिसके अंदर 5% में भी लगभग लगभग 73% जो है हाइड्रोजन है एंड 23% हीलियम है एंड 4% इज रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। सो आप देख सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड का विस्तार कितना है, जिसमें 4% ओनली रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पुराणों में जो पूरे जगत को चलाने वाला, उसको हम कहते हैं भगवान। भगवान, जैसे हमने पहले भग शब्द की व्याख्या की थी, इसके अनुसार प्रकाश की को गति देने वाला भगवान होता है। तो भगवान है विष्णु, जो कि समय को भी रिप्रेजेंट करता है, और भगवान की कॉन्शियसनेस और क्रिया शक्ति, जो लक्ष्मी की क्रिया शक्ति है, उन दोनों से पूरा का पूरा ब्रह्मांड गति में आता है। और इसी गति से समय बनता है। कारणे कालः कारणेन कालः। द रीजन इज टाइम एंड टाइम इज द कॉज फॉर फर्दर इवेंट्स। नित्येव भावाद नित्येषु भावात कारणे काल ख्येति। टाइम is cause for non-eternal substances, particles, etc., and does not apply to eternal forces, waves. For example, कोई एक वेव है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो चलती रहेगी स्पेस के अंदर जब तक कि कोई उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, उसके लिए समय का कोई मायने नहीं है। तो ये भी बात इसमें लिखी गई है कि जो किरणें होती हैं, दे आर फॉर एवर अनलेस दे आर ट्रांसफॉर्म्ड। इन्हीं सारे नीरस सब्जेक्ट्स को जानने के साथ साथ हम अब पहुंचते हैं बिग ब्लूम की तरफ। बिग ब्लूम मतलब पूर्ण विकसित पुष्प। ये अवधारणा आती है वेदों में और पुराणों में। जो अवधारणा दी गई है कि विष्णु नाभि से, समय की नाभि से स्पेस निकलता है, आकाश निकलता है, ब्रह्म निकलता है, और ब्रह्मा बैठे होते हैं ब्रह्म कमल के ऊपर। तो ये जो कमल है, ये जो पुष्प है, ये पूरे ब्रह्मांड का ये धीरे धीरे विकसित होता है। इसी अवधारणा को हमने ब्रह्म कमल कहा है कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जगत है, ये किसी विस्फोट से नहीं बल्कि धीरे धीरे एक प्लान्ड वे में विकसित हुआ है। इस जगत के मूल में चेतन है और चेतन से ही बनती है मूल प्रकृति। चेतन का कोई विस्तार हमें मालूम नहीं है, वो अव्यक्त है। और चेतन से जिस प्रकार से मूल प्रकृति पैदा होती है, उसको कहते हैं महामाया। उसका भेद शायद ही किसी को समझ आया हो कि वो कैसे बनती है। शायद से शिव ही इस बात को जानते हैं कि वो कैसे ध्यान से प्रकृति को बनाते हैं। और इस मूल प्रकृति से ही शुरू होते हैं सारे संघात, जिनसे आगे के आगे सब कुछ धीरे धीरे बनता जाता है। मूल प्रकृति की शक्ति और चेतन से एक पैदा होता है महत का सिद्धांत। महत के सिद्धांत के अनुसार एक कैस्केडिंग प्रिंसिपल है। मतलब हर पीढ़ी के बाद जैसे जैसे एक झरना बहता रहता है, छोटे से कुछ न कुछ बड़ा बनता रहता है, इसी प्रकार धीरे धीरे मैटर बन जाता है। जो ब्रह्म है वो दोनों प्रकार की चीज़ों का एक मैदान है, जिसमें इंटेलिजेंट चेतन भी है और इंटेलिजेंस ड्रिवन एनर्जीज हैं। इंटेलिजेंस ड्रिवन एनर्जीज हैं, बेसिकली उन एनर्जीज को प्रेरणा दी जाती है चेतन से कि वो कैसे काम करेंगी। इसी जो शक्ति है, ये जो शक्ति है, जो गणित है, उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है। शून्य है उसका रूट है। शून्य जो रूट है, चेतन उसका रूट है। और न्यूमरल्स हैं जो 1 से लेके 9 तक, वो जो शक्ति हैं,
हर एक जो डिजिट है वो एक डिफरेंट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। और नेचर में एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेपिटेटिव जो इवेंट्स हैं उनका एक पैटर्न चलता रहता है, और जो इसको समझ पाता है वो उसके लिए फाइनाइट पैटर्न है, जो समझ नहीं पाता उसके लिए इनफाइनाइट पैटर्न है। और इस ये जो सीरीज है एक से दो पिछले अंकों से के जोड़ से जो नया अंक बनता है, इसको आजकल कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। लेकिन ये फिबोनाची सीक्वेंस नहीं है, ये वेदों में दिया गया एक सीक्वेंस है जो कि नेचर में पाया जाता है। और जो फिबोनाची था वो एक सेलर था, वो केरला से इन गणित के ग्रंथों को लेके गया था और बाद में उसने उसका अनुवाद करवाया। तो ये गलत रूप से उसके नाम से जाना जाता है, लेकिन ये एक वेदों का ही एक सीरीज है। तो जितने भी अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सब प्राइमल एनर्जी मतलब मूल प्रकृति से ही बनते हैं। उन्हीं से उन्हीं अक्षरों से शब्द बनते हैं, और वो जो शब्द हैं वही आगे चल के छोटे-छोटे परमाणुओं, अणुओं को जन्म देते हैं। और ये जो भाषा है, ये प्रकृति की भाषा, इसको पराभाषा के नाम से जाना जाता है। ये पराभाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी बोलचाल की भाषा से परे है और रिमोट में है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो प्रकृति के अंदर दो प्रकार के पाए जाते हैं शब्द, जिनको अक्षर और अक्षर कहा जाता है। अक्षर शब्दों में जो नॉन कंटिन्यूअस हैं, डिस्क्रीट हैं, जो मेजर्ड कंसोनेंट्स हैं, और अक्षर में जो है चेंजिएबल, और जो स्वर हैं या वॉवल्स जिनको कहते हैं, जैसे भाषा में होते हैं वैसे ही ये वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हमारी जीरो पॉइंट एनर्जी में पाए जाते हैं। और अक्षर जो है वो रूट ऑफ इंटेलिजेंस है, माइंड का रूट है, एंड ये सेल्फ का भी रूट है और यूनिवर्सल माइंड का भी रूट है। तो हमारी आत्मा के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो भी इसी से बना होता है। और इन्हीं से जो वर्सेस बनते हैं, उसी जो वर्ष बनता है, उसी उसी से जो पद्य बनते हैं, उन्हीं का जो अर्थ है, मैनिफेस्टेशन है, उस उसको पदार्थ कहा जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे इनका नाम यूनिवर्स पड़ जाता है। पद्य, जो अकेला एक पद्य है उसको यूनिवर्स कहेंगे। अब हम विचार करेंगे कि ये जो ये जगत है इसकी शेप क्या है, इसका आकार कैसा है। तो आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में जो शिव के ध्यान से जो ओम की ध्वनि जो पैदा होती है, जो मूल प्रकृति पैदा होती है, उसका जो एक्सपेंशन होता है वो थॉट एनर्जी के समान ही, मतलब विचार के समान ही गतिमान होता है। लेकिन वो गति के लिए उसके पास अभी एक्सपेंड करने के लिए ना तो स्पेस होता है, ना मूवमेंट के लिए टाइम होता है। तो ये जो मैथमेटिकल सीक्वेंस होता है, इसके लिए विष्णु और ब्रह्म की ज़रूरत आवश्यकता होती है। उसी के साथ साथ शक्ति फैलती है इसमें। जो क्रिया शक्ति है वो मुख्य जो मूल प्रकृति को कहाँ पे कितना जाना है, कैसे कैसे उसको मूव करना है, और सरस्वती जो है वो ज्ञान शक्ति है, और वो बताती है कहाँ कहाँ पे किस किस फॉर्मेट में वो एनर्जी स्प्रेड होती रहती है। तो ये जो ऊर्जा है, समय है और आकाश है, इनके कंटिन्यूअस फॉर्मेशन से ये ब्रह्मांड का फैलाव चलता रहता है। और ये सामने दिए गए जो चित्र में सुदर्शन चक्र की तरह ये एक जो डायग्राम है, ये स्पेस ऐसे घूमता भी रहता है और फैलता भी रहता है। और इसकी जो मूवमेंट है वो कंट्रोल की जाती है भगवान के द्वारा और क्रिया शक्ति के द्वारा। इसके साथ ही हमने आज के लेक्चर में बहुत सारी बातों के बारे में सीखा, जैसे कि यूनिवर्स है उसका अर्थ क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, आज के विज्ञान की अवधारणा उसके बारे में क्या कहती है, और हमारे पुराणों और वेदों की अवधारणा उसके बारे में क्या कहती है।
आशा है आपको कुछ समझ में आया होगा और इसके साथ ही आपके मन में कुछ और जानने की उत्सुकता भी प्राप्त हुई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिले। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।